क्या सिर्फ 15 मिनट में स्टॉक्स की स्क्रीनिंग की जा सकती है? सही स्टॉक को पहचाना जा सकता है? तो आंसर है दोस्तों, बिल्कुल पहचाना जा सकता है। और इस वीडियो के एंड तक मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप भी सीख जाएंगे बहुत आसानी से सही शेयर्स को ढूंढना। तो दोस्तों, मैं सागर शर्मा, आपका दोस्त सागर नोमिक्स पे आज आपके लिए एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें आपका स्टॉक्स को स्क्रीन करने का, यानी सही शेयर्स को चुनने का जो स्किल है वो बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बड़ा मज़ा आने वाला है आपको। लेकिन इस वीडियो को अभी ड्रॉप मत करिएगा, लास्ट सेकंड तक देखिएगा, क्योंकि जो सीक्रेट है वो टेक्निक मैं लास्ट में शेयर करने वाला हूँ। सो दोस्तों, लेट्स बिगिन। तो सागर नोमिक्स में हम हमेशा ऑथेंटिक रिसर्च बेस्ड कंटेंट की जो बात करते हैं, तो आज हम उसी सीरीज में ये बात करने वाले हैं कि क्या एक स्टॉक मार्केट में जहाँ 5,000 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं, सही स्टॉक को ढूंढना हनुमान जी की संजीवनी बूटी ढूंढने लायक नहीं है? उतना ही मुश्किल काम है। बिल्कुल दोस्तों, मुश्किल है, लेकिन आपको यदि सही रास्ता पता है तो ये काम आसान भी हो सकता है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में स्टॉक्स की स्क्रीनिंग कैसे करनी है इसमें एक्सपर्ट बना दूंगा। आप वीडियो देखिए, आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि सही स्टॉक्स को कैसे चुनें। इधर उधर की टिप्स में, इधर उधर की चीज़ों में, इनमें आप बहुत टाइम खराब करते हो ना। कोई कुछ बता रहा है टाटा मोटर्स ले ले, कोई कह रहा है मारुति सुजुकी ले ले, कोई कह रहा है कि इन्फोसिस बेच दे, कोई कह रहा है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ले ले। ऐसा होता है ना आपके साथ। तो तभी तो मैं आपके लिए एक अच्छा वीडियो बना करके लाया हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन तो कर दो। क्यों भाई, कोई गलत डिमांड की है? नहीं ना, मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, थोड़ी सी मेहनत आप भी तो कर दो। चलिए, आपने कर दिया होगा, अगर नहीं किया है तो पहले कर दो, क्योंकि आपकी एजुकेशन अभी स्टार्ट हुई है, ख़त्म नहीं हुई है। आपको बहुत कुछ सिखाना और समझाना बाकी है, ताकि आप पूरे अपने पैसे को सही से मैनेज करके बहुत सारा पैसा कम बनाओ उससे। तो दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं सीधा स्क्रीन पर और देखते हैं कि 10-15 मिनट के टाइम में आप कैसे सही स्टॉक्स की स्क्रीनिंग करके उनको शॉर्टलिस्ट करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सीधा चलते हैं हमारे स्क्रीन पर। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, ये है स्क्रीनर और यहाँ आप देख सकते हैं screener.in। मैं आमतौर पर यही यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ इससे। और आज हम इस स्क्रीनर पे जाके और बहुत आसानी से स्टॉक्स को ढूंढने वाले हैं। सो दोस्तों, चलते हैं और एक नई स्क्रीन बनाते हैं। तो क्रिएट ए न्यू स्क्रीन पर जाइए। पहले तो screener.in पर आप अपना अकाउंट बना लीजिए। इसका डिटेल जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ में आप इसमें लॉगिन बना करके लॉगिन करिए और सीधे स्क्रीन पे आइए। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर क्रिएट न्यू स्क्रीन। तो क्रिएट न्यू स्क्रीन में जाने के बाद में ये हमसे पूछेगा कि आप क्या चाहते हो। तो अब हम इसे एक एक क्राइटेरिया देते जाएंगे और जैसे चैट जीपीटी आपको क्राइटेरिया के हिसाब से सॉल्यूशन देता है, वैसे ही स्क्रीनर भी आपको शॉर्टलिस्ट करके आपकी ज़रूरत के मुताबिक स्टॉक्स निकाल के देने वाला है। तो पहला काम करते हैं कि हमें ऐसी कंपनीज ढूंढनी है जो साइज़ में बड़ी कंपनी हो। सो हम पहला क्राइटेरिया लेते हैं, द कंपनी शुड बी मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसका इज़ ग्रेटर देन से 1000 करोड़। ठीक है। एंड सॉरी दोस्तों, दूसरा क्राइटेरिया लेते हैं कि ऐसी कंपनी जो बड़ी होने के साथ साथ में डेट की प्रॉब्लम भी जिसमें ज़्यादा नहीं हो, यानी कि वो कंजर्वेटिव हो, यानी कि उस पर कर्जा बहुत ज़्यादा नहीं हो। तो ऐसे में हमारा सबसे बढ़िया दोस्त कौन होता है? वो होता है डेट टू इक्विटी रेशियो। तो हमने कहा डेट टू इक्विटी रेशियो हम ले लेते हैं कि इट शुड बी 1.5 से कम। ओके दोस्तों, तीसरा क्राइटेरिया लेते हैं हम लोग कि ऐसी कंपनी जो बहुत महंगी भी ना हो। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम 100 रुपये की चीज़ के लिए 5,000 रुपये दे रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए प्राइस ऐसी हो जो जस्टिफाइबल हो। तो हम लेते हैं तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, दैट इज़ प्राइस टू इक्विटी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो।
और इसको ले लेते हैं हम लोग दोस्तों लेस देन 20। अब हम इस क्वेरी को रन करते हैं तो आपके सामने आ गए हैं ये सारे स्टॉक्स जो कि आपके क्राइटेरिया पे फिट बैठते हैं। और अब हम यहाँ चल करके इनको सबसे पहले सॉर्ट करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के द्वारा। तो आप ये देखिए मार्केट कैप के हिसाब से आप ये देखेंगे तो ये सारे स्टॉक्स आपके क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यदि आपने ये देखा है कि आपको कुछ खास टाइप की कंपनीज ही सेलेक्ट करनी है तो वो आप स्क्रीनर में अलग अलग क्वेरीज डाल करके सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि छोटी स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करना तो मैंने क्राइटेरिया डाला 1000 करोड़ से ऊपर मार्केट कैपिटलाइजेशन होना चाहिए। अब पहली बात ये है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन को भी तो समझो आप, ये है क्या। आपने ऐसे बहुत सारे बज़वर्ड सुने होंगे दोस्तों, उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में डाल के देखिएगा, भेजिएगा मुझे कि आप कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती है तो बताइएगा। तो जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत आसान चीज़ है और बहुत टेढ़ा मेढ़ा वर्ड है। आसान चीज़ क्या है कि कंपनी का एक शेयर ले लीजिए और उसकी जो कॉस्ट प्राइस है, उसकी जो प्राइस है उसको जितने शेयर्स हैं उन सब से गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो चीज़ आएगी दैट वैल्यू वुड बी मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी टोटल शेयर होल्डिंग जो आपकी मार्केट में उसकी है वो आ जाएगी शेयर्स की वैल्यू। ओके, सो जितनी बड़ी कंपनी उतना बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन, राइट फ्रेंड्स। दूसरी हमने क्वेरी यहाँ डाली थी कि डेट टू इक्विटी रेशियो जो है ना वो लेस देन 1.5, मतलब कि कंपनी की जो अर्निंग जो है डेट टू इक्विटी, तो इक्विटी जो है यानी कि शेयर होल्डिंग के मुकाबले में जो कर्जा है वो कम होना चाहिए। मतलब अगर कंपनी ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मार्केट से पैसा लिया है और बैंक से भी पैसा लिया है, तो जो बैंक से पैसा लिया है वो मार्केट के पैसे के मुकाबले में ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 गुना होना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं हो कि कर्जे में डूबी हुई है कंपनी और आप उसमें पैसे लगाए जा रहे हो, नहीं ऐसा नहीं। तो ऐसी कंपनी ढूंढे जिसके अंदर डेट कम हो, ऐसे तो 0 हो तो और भी अच्छी बात है, पर चलो 1.5 तक हमने ले लिया। तीसरा हमने क्राइटेरिया क्या ले लिया कि कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी जितनी कमाई हो रही है कंपनी की, प्रॉफिट जब कंपनी को आ रहा है हर एक शेयर पे, उसके मुकाबले में जो अर्निंग है प्राइस जो है मार्केट प्राइस वो कितनी है, कितने गुना है। तो मान लीजिए कंपनी 100 रुपये कमाती है और बाजार में उसका शेयर का दाम सपोज 500 रुपये है, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो हो गया 5। तो इस हिसाब से हमें ये पता पड़ता है कि कंपनी महंगी है या सस्ती है, और महंगी है तो कितनी महंगी है। तो आप ज़रूर से ज़्यादा महंगी कंपनी ले लेंगे तो क्या होगा कि उससे ऊपर उसकी प्राइस बढ़ने की चांसेस कम होंगे। क्यों? क्योंकि उतनी ही उसको अपनी कमाई यानी कि अर्निंग भी तो बढ़ानी पड़ेगी ना। हेलो दोस्तों, आप ही से बात कर रहा हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको आसान भाषा में डिफ़िकल्ट चीज़ों को समझाने की, लेकिन कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आया समझ में या नहीं। चलिए कोई नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको समझ में आ गया होगा। और ये ज़रूर समझना चाहिए दोस्तों कि आप जब बाज़ार में कोई सामान खरीदने जाते हैं तो आप उसे प्रीमियम पे खरीदते हैं या डिस्काउंट पे खरीदते हैं। ज़रा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए किस पे खरीदते हैं, डिस्काउंट पे खरीदते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ये देखते हैं कि हमें कौन सी चीज़ पे डिस्काउंट सबसे अच्छा मिल रहा है तो वो चीज़ हम खरीद लेते हैं। तो जब हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों तो तब भी तो यही चीज़ पता होनी चाहिए ना कि कौन सा शेयर हमें डिस्काउंट पे मिल रहा है, यानी ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जिनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम है। पर अगेन मैं आपको ये कहूँगा दोस्तों, ये सिर्फ एक एक चीज़ को देख के आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लीजिएगा, पहले पूरा अच्छे से समझिएगा क्योंकि और बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। ठीक है दोस्तों, बट हमने शुरुआती समझने के लिए ये कंपनियाँ ली है, ये क्राइटेरिया लिया है। चलिए सीधा स्क्रीन पर चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब आप ये देखो कि यहाँ पर जो कंपनीज आई है उन कंपनीज में कितनी कंपनीज आ गई, 277 कंपनीज हमारे पास आई है। तो इसमें सबसे जो बड़ी कंपनी है वो है विप्रो। और आपको विप्रो के बारे में एक फन फैक्ट बताऊँ दोस्तों, विप्रो के बारे में आपको एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताता हूँ, आश्चर्यजनक, कि आज से 40 साल पहले जब विप्रो का शेयर मार्केट में एंट्री हुई थी, अगर किसी व्यक्ति ने सिर्फ 1000 रुपये लगाए होते शेयर्स में, सिर्फ 1000 रुपये लगाए होते विप्रो के शेयर्स में, तो आज पता है उनकी कीमत कितनी होती है? ज़रा उम्मीद करिए, ज़रा बताइए, गैस करिए और उसमें लिखिए कमेंट सेक्शन में आपके हिसाब से 1000 रुपये 40 साल पहले अगर विप्रो में इन्वेस्ट किए होते तो आज कितना होता उसका दाम।
दोस्तों आप ताजुब करेंगे कि उसका दाम होता 70 करोड़ रुपीस, 70 करोड़ रुपए, 1000 रुपए के 70 करोड़ रुपए 40 साल के बाद। अब दोस्तों ये किसी को पता नहीं था कि विप्रो इतनी बड़ी कंपनी बन जाएगी, लेकिन अगर सही टाइम पे सही इन्वेस्टमेंट की एडवाइस मिल जाती तो विप्रो को थोड़ा बाद में भी पकड़ा जा सकता था। मतलब वो 1000 रुपये नहीं तो हो सकता था 5000 रुपये आप इन्वेस्ट करते और आज 70 करोड़ रुपए बना लेते। अरे मैं कह रहा हूँ चलो 100 ही रुपये इन्वेस्ट करते तो भी तो 700 करोड़ रुपये, 7 करोड़ रुपए हो जाते। तो दोस्तों ये है पावर ऑफ स्टॉक मार्केट। चलिए अब हम वापस से हमारी स्क्रीन पे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो स्क्रीन है इसके अंदर अब आपको बहुत सारी कंपनीज दिख रही है। तो विप्रो टॉप पर है, ONGC है, कोल इंडिया है, हिंदुस्तान जिंक है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे तो एक एक चीज़ यहाँ आपको समझ में आएगी कि ये आप देखिए विप्रो। अब एक एक शेयर्स को समझते हैं। विप्रो जो है उसकी ये है CMP का मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस, यानी अभी के टाइम इसका दाम क्या है या आज की तारीख में दाम क्या है, 380 रुपीज़ 0.20। मार्केट कैपिटलाइजेशन वो है जो मैंने बताया था कि टोटल शेयर्स की कुल मिला के मार्केट में कीमत कितनी है। अब का मतलब है कि लास्ट क्लोजिंग से ये कितना ऊपर कितना ज़्यादा परसेंटेज पे बंद हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसका मतलब 18.68 अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, इसका मतलब यदि कंपनी को 100 रुपये की कमाई होती है तो आप इसका शेयर खरीदने के लिए 186 रुपये 80 पैसे दे रहे हैं। तो आप खुद सोच करके देखिए कि ये आपको जमता है नहीं जमता। सॉरी 1800 रुपये दे रहे हैं, 1868 रुपये दे रहे हैं इसके अंदर 100 रुपये की कमाई पे। इसका मतलब आप 1800 रुपये दे रहे हैं अगर कंपनी ने 100 रुपये कमाए। सो इससे पता पड़ता है कि क्या कंपनी महंगी है, क्या आप इतना पैसा देना चाहेंगे। तो दोस्तों मैं कहूँगा कि ओवरऑल ये फिर भी रीजनेबल है। लोग तो 700 गुना देते हैं। नाम बताऊँ कंपनी का, बताऊँ क्या, अडानी ग्रुप की कंपनियाँ 700p 600p। पागलपन, बिल्कुल पागलपन। मतलब इतनी महंगे दाम में आपने चाहे कोई सी भी कंपनी खरीदी हो वो कंपनी नुकसान देके जाएगी। हाँ आप ये कहोगे कि अभी तो फ़ायदा दे रही है, बिल्कुल दे रही है क्योंकि जब तक सिक्का चल रहा है, लेकिन जिस दिन प्रॉफिट उस अर्निंग के मुकाबले नहीं आया, उस प्राइस के मुकाबले नहीं आया, तो यही इन्वेस्टर्स जो आज पीछे दौड़ रहे हैं ना, वो पीछा छुड़ा के भागना शुरू होंगे और रातों रात प्राइस गिरना शुरू हो सकती है। तो अडानी जी को एक काम करना पड़ेगा, क्या, या तो वो अपनी कंपनीज की अर्निंग बढ़ा लें। अर्निंग बढ़ा लें मतलब कि वो कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसी कंपनी मतलब बिजनेस को ऐसे बढ़ाएं कि उनकी जो पर शेयर की इनकम है ना, EPS, वो बढ़ना शुरू हो जाए। तब तो प्राइस जो है ना वो धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और किसी भी क्वार्टर में प्रॉफिट नीचे हुआ तो आप देखिएगा अगले ही दिन अडानी एंटरप्राइजेज या उसकी जो ग्रुप कंपनीज है सबके शेयर धड़ाधड़ गिरना शुरू हो सकते हैं। तो पॉइंट अडानी अच्छा है या बुरा है ना, उससे नहीं है। पॉइंट ये है कि क्या आपको 800, 600 गुना, 700 गुना ये पैसा देना भी चाहिए किसी शेयर के लिए या नहीं। तो मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो करीब 500 मतलब 15-20 के आसपास हो तो लगभग ठीक है, इससे कम हो तो और भी अच्छा है। बट ये अगेन एक तरीका है, ये इसके बेसिस खाली प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस नहीं लेना है। देयर आर अदर थिंग्स टू सी, और वो जो है हम लोग देखेंगे आने वाले टाइम में। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो चीज़ है वो क्या है, वो है करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। करंट मार्केट प्राइस तो ये है ही आपके पास में, डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब होता है दोस्तों कि अगर कंपनी के सारे एसेट्स को जोड़ दें, मतलब कंपनी को खड़े खड़े नीलाम कर दें, ऐसे समझो सीधे शब्दों में खड़े करके नीलाम कर दिया उसको, तो जो हर एक शेयर होल्डर को पैसा मिलेगा वो है बुक वैल्यू पर शेयर। तो जब आप करंट मार्केट प्राइस से बुक वैल्यू को डिवाइड करते हो तो नंबर आता है 2.73 इन केस ऑफ विप्रो। लेकिन क्या ये ज़्यादा है या कम है, ये कहने के लिए हमें इसकी कंपनी की अपनी इंडस्ट्री में पोजीशन को देखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट दोस्तों वो है डेट टू इक्विटी रेशियो। ये दोस्तों जितना कम हो उतना अच्छा रहेगा। और देखिए कितनी अच्छी बात है कि विप्रो के पास डेट है 0.22 एज कम्पेयर टू इक्विटी। इसका मतलब 1 रुपया अगर उसके पास इक्विटी का है तो सिर्फ 22 पैसे ही उसने बैंक से कर्जा लिया है। तो अगर बैंक का कर्जा कम है दोस्तों तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर जो है वो लायबिलिटी भी नहीं रहेगी।
क्योंकि बैंक की लायबिलिटी तो तभी आएगी ना, ईएमआई का जो खर्चा है वो तो तभी आएगा ना जबकि उसके ऊपर बैंक का कोई कर्जा होगा। और विप्रो के केस में आप देखिए बैंक का कर्जा है ही नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा है, तो ये एक अच्छी बात है। हालांकि ये फिर मैं कहूँगा कि ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री और कंपनी टू कंपनी चीज़ें निर्भर करती है और हमें और सारे फैक्टर्स को सबको देख के ही डिसीजन लेना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कुछ फैक्टर्स यहाँ पर बता रहा हूँ। अगली जो चीज़ है दोस्तों वो है प्रमोटर होल्डिंग। तो प्रमोटर होल्डिंग का मतलब होता है कि इस कंपनी के जो मालिक हैं, जो ओनर हैं, उनके पास में इस कंपनी का कितना % शेयर्स पड़े हुए हैं। तो जितनी ज़्यादा होल्डिंग होती है दोस्तों उतनी ही कंट्रोलिंग पावर मैनेजमेंट के हाथ में होती है, ओनर के हाथ में होती है। और जितनी प्रमोटर होल्डिंग प्लेस की हुई है या और किसी ने ले रखी है उतना ही उसका कंट्रोल कम होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा रहेगा। डेट टू इक्विटी रेशियो जितना कम होगा उतना ही अच्छा रहेगा। तो ये हो गया ज़्यादा, ये होना चाहिए ज़्यादा और ये होना चाहिए कम, ये भी होना चाहिए कम, ये होना चाहिए कम, और इसका तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, ये ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है दोस्तों पायोस्की स्कोर। पायोस्की स्कोर जो है ना वो ये बताता है कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो ये इसका एक फॉर्मूला है, इसकी एक कैलकुलेशन है, पर सीधे शब्दों में हम उस कैलकुलेशन में तो ना जाएं और सीधे शब्दों में अगर मैं बताऊं तो ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा। तो यहाँ देखिए कि विप्रो का है 5, लेकिन अगर आप देखोगे कोल इंडिया का 9 है, तो इसका मतलब फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो कोल इंडिया ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है। नेक्स्ट उस पर आते हैं दोस्तों, वो है करंट रेशियो। करंट रेशियो एक्चुअली दिखाता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज़। अब करंट एसेट्स कौन से हैं दोस्तों? करंट एसेट्स होते हैं जो एक साल में, विद इन एक साल से कम टाइम में जो भी एसेट्स, यानी जो भी पैसा या कैश इक्विवेलेंट्स या कुछ भी आने वाला है, यानी जो कंपनी के कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, कुछ भी कर रखे हैं, जो भी उसकी पूंजी है एक साल के कम अवधि वाली जो है वो जो उसका एसेट्स है दैट इज़ करंट एसेट्स। और एक साल में जो चुकाए जाने वाला पैसा है या जो किसी को देने वाला पैसा है वो होती है करंट लायबिलिटीज़, जैसे कि बिजली के बिल चुकाना और भी ऑफिस का रेंट चुकाना, ये सारे ये करंट लायबिलिटीज़ है, क्योंकि ये लेस देन 1 ईयर के अंदर उसको देनी होती है। अब किसी कंपनी ने अगर बहुत सारे वर्षों का अगर मान लो एग्रीमेंट कर रखा है तो बात अलग है, अदरवाइज हम नॉर्मल केस में देखें तो साल भर से कम वाली जो लायबिलिटीज़ होती है वो सारी करंट लायबिलिटीज़ है। तो अब जब करंट एसेट्स को दोस्तों करंट लायबिलिटी से डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास आता है करंट रेशियो। और इससे फ़ायदा क्या है कि करंट लायबिलिटीज़ के मुकाबले में करंट एसेट ज़्यादा है या कम है ये पता चलता है। और ये पता चलने का फ़ायदा कि अगर करंट एसेट्स ज़्यादा है तो इसका मतलब कंपनी अच्छी है, मजबूत है, और अगर करंट लायबिलिटीज़ ज़्यादा है तो कंपनी की देनदारियाँ ज़्यादा हैं, उसको चुकाना ज़्यादा है, उसको पैसा देना ज़्यादा है। तो इसलिए करंट रेशियो जितना ज़्यादा उतना अच्छा। तो हम सीधे वहीं चलते हैं, हम ये कहते हैं कि करंट एसेट्स जो है उसको अगर करंट लायबिलिटीज से डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है करंट रेशियो। तो देखो दोस्तों ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही इसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो हम ये देखें कि विप्रो का करंट रेशियो जो है वो है 2.47 विच इज़ ग्रेटर देन कोल इंडिया जिसका 1.57 है। तो इसका मतलब इससे ज़्यादा अच्छी कंडीशन इसकी ये वाली है। तो इस वाले एरिया में विप्रो से ने ज़्यादा अच्छा स्कोर किया है। फिर दोस्तों हैं डेट टू नेट करंट एसेट्स। ये दोस्तों हम लोग करेंगे डिटेल में डिस्कशन, एक इसके लिए अलग ही वीडियो बना देंगे। और लास्ट वाला जो है वो भी हम करेंगे इससे आगे वाले वीडियोस में। बट मोटा मोटा ये है दोस्तों कि मैंने आज आपको ये बताने की कोशिश करी है कि आप यदि शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीनिंग कैसे करनी है, स्टॉक्स को कैसे पहचानना है। आई होप कि दोस्तों ये जो वीडियो है वो आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपके काम आया होगा। और दोस्तों इस तरह से हम लोग और भी क्वेरीज रन कर सकते हैं इसके अंदर। आपको मैं एक असाइनमेंट देता हूँ कि आज आप इस वीडियो के बाद में इन क्वेरीज को खुद अपने लेवल पे रन करिएगा और कुछ कंपनीज़ को सेलेक्ट करके उन कंपनीज़ के जो बेस्ट कंपनी आपको लगती है उनके नाम कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तभी मुझे लगेगा कि आप अच्छे स्टूडेंट हो, नहीं मुझे लगेगा कि आप तो वो नाचने गाने वाले और वो वीडियोज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। तो दोस्तों दोनों में से एक चॉइस है आपकी, आपको पैसे की सही वैल्यू के हिसाब से इन्वेस्ट करना सीखना है या इंस्टाग्राम
और ये जो व्हाट्सएप की और उसकी जो रील्स और शॉर्ट्स है उसमें जाके टाइम ख़राब करना है। अगर आप सीरियस हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत करिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि बेल आइकन को ऑन करने से होगा कि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगी, वरना आप सोचेंगे कि वीडियो आई या नहीं आई और आपकी एजुकेशन रुक जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपने पहला कदम बढ़ाया है तो दूसरा कदम भी बढ़ाइएगा, क्योंकि किसी ने कहा था कि नीला, आपने सुना होगा ना वो एक कोट, कि चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा, बताइए? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। अब किसी ने पूछा कि चलो चंद्रमा पे दूसरा कदम किसने रखा, तो जवाब है, अरे भाई वो भी तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा होगा, एक पैर से थोड़ी ना चला होगा वो चंद्रमा पर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कदम दर कदम चल के चीज़ों को सीखें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन अभी कर दीजिए, और जो भी आपके क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में लिखिए। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचाइए, ताकि उनमें से कईयों को फाइनेंशियल एजुकेशन मिल सके और उनका भला हो सके। इस वीडियो के साथ में आपको बहुत सारे और रिसोर्सेज जो है वो फ्री में अवेलेबल करवाने के लिए मैंने एक पूरी प्ले लिस्ट बनाई है, जिसको मैं आई बटन पर क्लिक करने के लिए आपको दे रहा हूँ। आप उस लिस्ट को फॉलो करके आप बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट्स को आप समझ सकते हैं स्टॉक मार्केट में, और बहुत कंसिस्टेंटली खुशी खुशी रिलैक्स मोड में अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, वो भी बहुत रिस्क लिए बगैर, वो भी दोनों हाथों से लुटाए बगैर। तो अगली बार जब हम मिलें तो आपके कमेंट सेक्शन में होने चाहिए, और आपका अगले वीडियो के लिए होमवर्क जो मैंने दिया है वो पूरा होना चाहिए। मतलब आप स्क्रीनर पे जाके आप सर्च करिए और मुझे बताइए कि कौन कौन से स्टॉक आपको पसंद आए हैं। तो अगली वीडियो में हो सकता है कि उनमें से किसी स्टॉक पे हम लोग पूरी एनालिसिस करें, कंप्लीट फंडामेंटल, टेक्निकल, वैल्यू इन्वेस्टिंग, सारी तरीके से उसकी एनालिसिस करेंगे, और उस तरह से आपको पूरी इन डेप्थ नॉलेज हो पाएगी। दोस्तों, इस वीडियो के लिए आज यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो में जल्दी मिलने वाले हैं। तब तक टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। साइनिंग ऑफ सागर शर्मा एंड गुड बाय।